फिर से आपको एक बार मेरा नमस्कार। और ये एकदम नया ब्रांड न्यू सेशन होगा। प्रसून जी की शानदार कविताएं अभी आपने सुनी, उनके शानदार गाने आपने सुने। प्रसून जी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। और अब आपका परिचय करा रहा हूं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, विश्व की फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम, यानी भारत के पहले इंटरनेशनल सुपरस्टार कबीर बेदी से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ज्यादा तालियां चाहिए हमें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, ओके, थैंक यू। कबीर जी की आवाज, थैंक यू। कबीर जी की आवाज इतनी शानदार है कि उनको माइक की असल में जरूरत नहीं। अगर आपके पास माइक नहीं भी होता तो भी लोगों तक पहुंच जाती। स्टेज पे कभी कभी ऐसा करना पड़ा मुझे। उन दिनों में माइक नहीं हुआ करते थे, आवाज एंड तक पहुंचनी चाहिए थी और वही हम करते थे। नहीं, वाकई में आपको देखना नहीं, आपको सुनना भी एक समझिए कि इट्स अ ट्रीट। थैंक यू। तो मैं ये कहूंगा कि भगवान ने ऑडियो और विजुअल दोनों ही बहुत अच्छा दिया है आपको। बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। कबीर जी, जैसा कि हमने इस सेशन का नाम रखा है द फर्स्ट इंटरनेशनल सुपरस्टार। आजकल जब हम किसी एक्टर को देखते हैं और वो कहता है मैं हॉलीवुड में काम करके आया हूं, तो अचानक से उनका प्रोफाइल बहुत बढ़ जाता है और बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन आपने 70s में, 80s में, 90s में, उस जमाने में ही आपने यूरोप में काम किया, हॉलीवुड में काम किया, इटली में आप इतने बड़े सुपरस्टार बने। तो उस जमाने में जब हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही थी और डेवलप हो रही थी, एक इंटरनेशनल सुपरस्टार होने का मायने क्या था और आपका अपना अनुभव क्या था? एक कमाल का सफर था, क्योंकि उन दिनों में इंडियन एक्टर सोच भी नहीं सकता था कि मैं इंटरनेशनल करियर बनाऊं, और मैंने करके दिखाया। और सबसे गम की बात यह थी कि इटली में मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली, स्टारडम मिली, लेकिन उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं था, उन दिनों में ईमेल नहीं था, वीडियोस नहीं थे, यूट्यूब नहीं था। तो और क्योंकि एक कलोनियल माइंडसेट हमारा है कि अगर आपने अमेरिका में कुछ नहीं किया, इंग्लैंड में कुछ नहीं किया, तो यूरोप तो नजरअंदाज कर देते हैं। तो यूरोप अमेरिका से बड़ा है और वहां स्टार्टअप मिलना अमेरिका से कम नहीं था, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना मुश्किल था। इंडियन प्रेस ने उस वक्त इसे बहुत पब्लिसिटी नहीं दी, लेकिन मेरा रास्ता कहीं और था। मुझे यहां काफी पब्लिसिटी मिल चुकी थी एज एन एक्टर। राज खुसला की कच्चे धागे के साथ मेरा करियर शुरू हुआ था, पहली हिट फिल्म थी नागिन वगैरह। लेकिन उसके बाद इटालियंस यहां आए और मुझे ऑडिशन किया उन्होंने, और मुझे ये रोल मिला। सैंडोकान ने पूरे यूरोप में तहलका मचा रखा था, तो इट वाज वेरी सेल्फ सेटिस्फाइंग, और उसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं आगे बढ़ूं, हॉलीवुड भी जाके देखूं क्या होता है। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, अ डिफिकल्ट टाइम। अब जब मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे एक डर है कि क्योंकि राइटर बनने का अनुभव मेरे लिए बहुत नया है, और इसका एक्सपीरियंस भी कुछ अजीब सा रहा है। लिखना तो मुश्किल ही है, लेकिन किताबों को बेचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कई मंचों में मैं जाके बात करता हूं, और कोविड के टाइम ये किताब निकली थी, तो कई जगह मैं, जैसे पंजाब में कोई सेशन होता था, तो मैं अपने रिश्तेदारों को कहता था कि आप सुनिए, जूम पे ये लिंक्स हैं, सुन लीजिए। तो सब सुनते थे। मैं कहा सुना? जी हाँ सुना, बहुत अच्छा लगा। किताब खरीदी मेरी?
थोड़ी स्टोरी तो उन पता चल गई है, किताब की खरीदनी है. So the danger is when you tell everybody what my story is, nobody wants to buy the book. लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात है क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं. नहीं, और ये सब भी आप ये किताब पढ़ेंगे. और मैं आपको बताता हूं कि मैंने कल रात को ये किताब पढ़ी आपकी, और ये वो किताब है. मैंने एक पन्ना इसका पढ़ना शुरू किया. मैंने सोचा कि क्योंकि बात करनी है आपसे, और मैं पूरी किताब पढ़ गया देखते ही देखते. इसमें एक तस्वीर आप देखेंगे जो इन्होंने लगाई है. कबीर जी, इज इट योर बेस्ट पिक्चर? क्योंकि यू लुक लाइक अ ग्रीक गॉड हियर. हाँ, बिल्कुल एक अलग तस्वीर है, देखिए. थैंक यू. इस वक्त मेरी उम्र कुछ 33 साल की थी और लंदन में बहुत मशहूर फोटोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम था टेरी ओ'नील. वो सारी ब्रिटिश रॉयल्टी की फोटोज खींचते थे, रॉक स्टार्स, बीटल्स, पिंक फ्लॉयड, रोलिंग स्टोन्स, बहुत माने सेलिब्रिटी फोटोग्राफर थे. तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया कि आप मेरी फोटो लीजिए, क्योंकि इंग्लैंड में ये सीरीज नहीं आई थी और ये बात लंदन की है. तो उन्होंने ये फोटो खींची और खींचने के बाद जब उन्होंने मुझे प्रिंट्स दिए, उन्होंने कहा कबीर मैंने बहुत सी फोटो खींची हैं लेकिन ये वाकई बहुत स्पेशल फोटो है. तो उनके मतलब उनका कहना कि ये बहुत स्पेशल फोटो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो ये फोटो मैं अपने साथ हमेशा संभाल के रखी थी मैंने. तो जब मैंने अपनी किताब लिखी, मेरी बीवी परवीन ने कहा कि यही फोटो कवर पे आनी चाहिए, और वही हुआ और इसका इम्पैक्ट वाकई काफी अच्छा रहा है. आपकी किताब जब मैं पढ़ता हूं तो किताब में आपके रिलेशनशिप्स जी, आपकी गर्लफ्रेंड्स जी, आपका ऊंचाइयों को छूना और आपका वापस गिरना और आपकी वापस से दोबारा रिकवरी, इस किताब को अगर हम समअप करें तो ये है. लेकिन इसमें मैं शुरुआती दिनों में जो मैंने देखा वो ये था कि आपकी बहुत फीमेल फैन फॉलोइंग थी, जो कि जाहिर है इस तस्वीर को देखकर कोई भी महिला जो है वो आपको पसंद करने लगेगी. थैंक यू फॉर सेइंग सो. तो शुरुआती जो दिन थे आपके रिलेशनशिप्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे जो मैंने इसके अंदर पढ़ा. और आजकल अगर आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स की बहुत बात होती है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की बात होती है. आजकल खबरों में भी बड़ा बना रहता है कि यू नो व्हाट आर दोज कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स. कई बार वो रिलेशनशिप्स क्राइम की स्टोरी बन जाते हैं. सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल योर रिलेशनशिप्स? आज हमारा जो यूथ है वो आपसे ये भी जानना चाहेगा कि ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपने कैसे किया. हर रिलेशनशिप बहुत स्पेशल होती है. अगर कोई बात खास न हो, एक केमिस्ट्री ना हो, तो रिलेशनशिप नहीं बनती. और कोई भी, कम से कम मैं कोई रिलेशनशिप इस मकसद से शुरू नहीं करता कि ये खत्म करना चाहता हूं. शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं डिवोर्स करना चाहता हूं. लेकिन ये बातें हो जाती हैं क्योंकि हर रिलेशनशिप एक मुकाम तक नहीं पहुंच सकता. लेकिन अल्टीमेटली टेस्ट ये है कि जब ये रिश्ता खत्म होता है उस वक्त दर्द के आगे रिस्पेक्ट रहती है या नहीं, फेयरनेस रहती है या नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं या नहीं, ये सब बातें रहती हैं. और अगर रिस्पेक्ट रहे और हम सोचें कि क्या थी बात जिसने मुझे अटैक किया, तो यू डेवलप द डिजायर टू कीप अ रिलेशनशिप गोइंग. और मैं अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूं कि चाहे जितनी मेरी रिलेशंस रही हैं वो एंड में चाहे एक मुकाम तक नहीं पहुंची, लेकिन रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा है. और मतलब आपका जो क्लोजर था, हर रिलेशनशिप में क्लोजर किया, लेकिन विद दर्द के बाद. दर्द तो हमेशा होता है, there's no escaping that. No such thing as a painless parting. But after that, what remains? Is there respect? Is there a desire to see the other person? That has remained with me, even with Pratima, my first wife, who was an Odissi dancer, Pratima Bedi, with my American wife, with Nikki, who's now a broadcaster in England, with and Parveen, of course, my fourth wife, and we have been together for 16 years now, 16 years. तो हालांकि रिश्ते
काफी रहे हैं, लेकिन कोई वन नाइट स्टैंड नहीं थे। एक 7 साल के 10 साल के लंबे रिश्ते थे। रिलेशनशिप्स कोई जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक रिश्ते की एक खासियत होती है, और अल्टीमेटली ये सोचना पड़ता है कि ये रिश्ता मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। डज इट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी और डज इट ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी? बेस्ट एंड वर्स्ट तो हर रिश्ते में आते हैं। ऑन द बैलेंस, इज इट बेटर, इज इट वर्स? एक स्टेज अगर ऐसा पहुंचता है कि रिश्ता खराब होने लगता है, आपको खराब करने लगता है, आपका मूड, आपका टेम्परामेंट, आपका कैरेक्टर खराब होने लगता है, देन इट्स टाइम टू एंड दैट रिलेशनशिप विद ऑल गुडविल। लेकिन मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं कह सकता हूं। ऑल आई से इज एंटर इट ऑनेस्टली, एंड इफ यू हैव टू लीव इट विद रिस्पेक्ट। मैं आपकी किताब में आपको कोट करता हूं। आपने एक जगह लिखा है परवीन बाबी के बारे में, months after our relationship began, she said she had fallen in love with me that day because I didn't grab her. आपने ये लिखा, और फिर आपने ये भी लिखा है कि actresses have been grabbed from Bollywood to Hollywood since motion pictures began. इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि maybe you are a very very emotional and caring lover, जिसने एक लड़की को सेफ और सिक्योर फील कराया। जब आपकी मुलाकात हुई परवीन बाबी से। Women need to feel safe. Women need to feel safe. उस वक्त जब परवीन मेरे पास आई और मुझे ऐसा इशारा लगा कि she wants to start a relationship with me, मैं समझ गया था कि इस वक्त she is very delicate, बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि उसी वक्त उसका रिलेशनशिप डैनी डेंगजोंगपा के साथ खत्म हुआ था। और मैं जानता था कि हालांकि वो हंस खेल कर कह रही थी माय रिलेशनशिप इज ओवर, लेकिन मैं समझ गया था कि उसी भी बहुत दर्द हुआ, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उसका एडवांटेज लूं। तो हालांकि उसने मुझे करीब से पकड़ा, आई डिडंट ग्रैब हर। दैट इज व्हाई शी सेड मेनी मंथ्स लेटर, I fell in love with you the day you did not grab me. And that was the basis of our relationship, mutual sensitivity. लेकिन परवीन के साथ there were certainly big problems because परवीन का जो mental state था वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता रहा। और जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा है, ये उसी वक्त हो रहा था जब मेरी सबसे बड़ी सफलता मुझे सबसे बड़ी सफलता मिल रही थी इटली में। यहां मैं सुपरस्टार बना और वहां उसका दिमाग बिगड़ने लगा। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मैं पड़ गया। जब सैंडोकैन की सफलता, मतलब स्ट्रीट्स और एम्प्टी, क्राउड्स, जैसे कि बीटल्स मेनिया था, उस तरह की सीन्स मैंने देखे थे। और उस वक्त एक इनविटेशन मिला हमको फ्रॉम जीना लॉलरब्रिजिडा। उस जमाने में जीना लॉलरब्रिजिडा और सोफिया लोरेन इटली के सबसे माने इंटरनेशनल स्टार्स थे। हॉलीवुड फिल्मों में काम करते थे, यूरोपियन फिल्म में काम करते थे। तो जीना लॉलरब्रिजिडा से इनविटेशन मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो एयर इंडिया के मैनेजर के जरिए ये निमंत्रण मिला और मैंने कहा एब्सोल्युटली आई एग्री, वी गो। तो प्लान ये था कि हम जीना के घर जाएंगे, वहां उनके दोस्तों से मिलेंगे ओवर ड्रिंक्स, उसके बाद एक डिनर होगा इन रोम इन अ वेरी स्पेशल रेस्टोरेंट। तो घर जैसे हम पहुंचे, और कमाल का घर था उसका, ब्यूटीफुल विला, एक वंडरफुल ओल्ड हिस्टोरिक स्ट्रीट ऑफ रोम। और जीना भी बहुत प्यार से मिली और मुझसे बातें करने लगी और मुझे अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करने लगी। लेकिन परवीन से उसने कोई बात नहीं की, परवीन को उसने इग्नोर किया। क्या आपको लगता है कि दो खूबसूरत महिलाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं, पता नहीं क्या था, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन परवीन को इग्नोर कर रही थी। और मैं देख रहा हूं कि परवीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ये
दोस्तों के बीच हैं हम सब, बहुत से लोग सैंडो कैंप की वाह कर रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, फोटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। रेस्टोरेंट जाएंगे, बात सुधर जाएगी। रेस्टोरेंट में भी बात नहीं सुधरी। खाने के लिए हम बैठे और फिर से जीना ने सिर्फ मुझसे बात की। फिर जीना ने कहा लेट्स डांस, तो मैं जीना के साथ डांस करने लगा। डांस मतलब नॉट इट ट्रेडिशनल पुराने स्टाइल का जैज बैंड था, स्लो डांसिंग चल रही थी, लाइट्स जरा धीमी थी, और मैं सोच रहा हूं कि आई एम डांसिंग विद जीना लॉरा ब्रिजिडा, ये तो कमाल की सक्सेस है। इट इज लाइक बीइंग इन अ फैंटेसी। तो टेबल पे वापस गए। जीना ने फाइनली परवीन से बात की और कहा, एंड यू माय डियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, फॉलोइंग द स्टार? व्हाट आर यू डूइंग हियर, फॉलोइंग द स्टार? मतलब a woman, a star who I admire is attacking the woman that I love. और बीच में मैं फंसा हूं। I didn't know what to say. Before I could say anything, Parveen looked at Gina and she said, no, my dear, I'm with my man because I have a man.